हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जो कि एक स्मॉल कैप इंडस्ट्री से आता है, जिसका मार्केट कैप स्मॉल कैप है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त पोटेंशियल इसका आगे फ्यूचर है। और ये ऑलरेडी एक मल्टी बैगर शेयर बन चुका है, जिसका बिजनेस काफी जबरदस्त है, जिसका मैनेजमेंट काफी जबरदस्त है और बहुत ही अच्छे जबरदस्त डिस्काउंटर करेक्शन पे ये अभी अवेलेबल है। इस शेयर का नाम मैं आपको बता देता हूं, अल्काइल अमाइंस लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, बहुत ही फेमस शेयर है, बहुत से रिटेलर्स ने इनको लेके रखा है, बहुत से बड़े इन्वेस्टर्स ने भी इसे लेके रखा है, लेकिन अभी इसके अंदर अच्छा खासा एक करेक्शन और डिस्काउंट हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत ही रिटेलर्स लोग परेशान है। ऑलरेडी ये स्टेज 1 के एएसएम लिस्ट में भी है, इसके अंदर करेक्शन भी है और इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी कुछ खास अच्छा नहीं आया है। तो दोस्तों, इन सब के रिलेटेड हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अभी अल्काइल अमाइन में नए इन्वेस्टर्स को एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जो ऑलरेडी होल्ड किए हुए इन्वेस्टर्स है उनको क्या करना चाहिए, चार्ट्स क्या कहता है इसका, और ये जो गिरावट है ये क्यों आई है एएसएम लिस्ट में से, ये बाहर कब आएगा और उसके ऊपर अपने क्या एनालिसिस है। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसका प्रीवियस सेशन जो कल का सेशन था, कल ये ओपन हुआ अल्काइल अमाइन, स्क्रीन पे हम देखेंगे 3189 पे हाई बनाया, 3197 का लो बनाया 3101 का, और ये अपना क्लोजिंग हो गया 3115 पे, मींस अपने ओपनिंग से भी 1.61% और डाउनफॉल पे ये यहां पे क्लोज हो गया। दोस्तों, इसमें लगातार एक डाउनफॉल चालू है, जो कि मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा। उसके पहले दोस्तों, अल्काइल अमाइंस के बारे में थोड़ा सा हम, जैसे हम हमेशा करते हैं, इसका हम पहले बिजनेस एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम फंडामेंटल कवर करेंगे कि अल्काइल अमाइंस का बिजनेस क्या है, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही जानना जरूरी है अगर हमें समझना है कि आगे हमारा लॉन्ग टर्म के लिए इसमें रुकना है या नहीं रुकना। उसके बाद हम इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, लास्ट में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इसका। अब अगर मैं यहाँ पे इनका एक प्रेजेंट, इनकी वेबसाइट्स के ऊपर दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छा डिटेल में डेटा नहीं है, वेबसाइट काफी ओल्ड और पुराने तरीके से। अगर मैं आपको यह बताऊं, अमाइंस एक केमिकल्स के स्पेशलिटी केमिकल्स में आता है। तो मैं अगर एक सिंपल भाषा में आपको, स्पेशलिटी केमिकल रोजमर्रा का केमिकल्स नहीं है, रोज के यूज करने वाले क्या स्पेशलिटी, कुछ स्पेशल चीजों में यूज होता है, जैसे फार्मा में यूज हो गया, पेंट्स में यूज होगा, ऐसे स्पेशल जगहों पे यहाँ पे ये यूज होगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ देखो तो इनका जो बिजनेस है वो पेट्रोकेमिकल, बेसिक केमिकल, स्पेशलिटीज एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स में यहाँ पे डिवाइड होता है। इनका प्रोडक्ट्स और मार्केट अगर देखेंगे, इनका प्रोडक्ट्स और मार्केट क्या है, पेट्रोकेमिकल्स है, बेसिक केमिकल्स है, स्पेशलिटीज एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन में इन्होंने वाटर अमाइंस ये सब दिया है, इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अब इनका जो एंड यूजेस है, जो कहां कहां ये यूज होगा और इनका प्रोडक्ट्स और मार्केट डिटेल में कहां कहां है, देखिए फार्मा में यूज होता है, एग्रो में यूज होगा, डाइज, रबर केमिकल, सर्फेक्टेंट, फाउंड्री केमिकल, एक्सप्लोजिव, वाटर ट्रीटमेंट, टेक्सटाइल, और ये दुनिया भर की यहाँ पे ये चीजें इन सब में यूज है। तो काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड इनका प्रोडक्ट का जो जोन है, मार्केट है यहाँ पे। अब ये कंपनी कब ले आई, ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड इन 1979 है, लिस्टेड ऑन बीएसई और एनएसई दोनों पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि मैं दोस्तों हमेशा जो शेयर सिलेक्ट करता हूं, मेजरली मेरी ये कोशिश होती है वो कहीं ना कहीं कोई मार्केट लीडर हो और उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो। अनलेस एंड अनटिल उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, वो मार्केट लीडर नहीं है, तो उसके अंदर मैं ज्यादा एंट्री लेने की इंटरेस्ट नहीं दिखाता। अल्काइल इज अ ग्लोबल सप्लायर ऑफ अमाइंस एंड अमाइन बेस्ड केमिकल टू फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, रबर केमिकल और वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री। हमारा ग्लोबल सप्लायर है, 41 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनका 585 है इनका। ठीक है, इनको अवार्ड भी मिला है, रेस्पॉन्सिबल केयर सर्टिफिकेशन अवार्ड मिला है, जो कि लेस देन 50 कंपनीज ऑफ इंडिया में उनको मिल रहा है। ISO 9000, 14000, 18000 एंड 50001 सर्टिफाइड भी ये कंपनी है। इनका जो प्रोडक्ट रेंज है, एलिफेटिक अमाइन, अमाइन डेरिवेटिव्स एंड स्पेशलिटी केमिकल। इनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो मुंबई है, रजिस्टर्ड ऑफिस नवी मुंबई है। 11 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, पुणे में, कुरकुम में, 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स रायगढ़ में, पाटलगंगा में, 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दहेज गुजरात में, R&D टेक्नोलॉजी सेंटर पुणे में है, सोलार पावर प्लांट भूम उस्मानाबाद में, तो सोलार पावर प्लांट के काम में भी है। मैनेजमेंट टीम में इनके कौन कौन आते हैं, यहाँ पे देखिए योगेश एम कोठारी इनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, किरण पटेल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सुनीत कोठारी इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करेगा। अब यहां पे अगर इनके स्ट्रेंथ्स देखें, स्ट्रेंथ ये जो इनके पीपीटी में स्ट्रेंथ बताया, ग्लोबल लीडर इंटर, ये ग्लोबल लीडर है दोस्तों, ये हम स्क्रीनर पे भी आके देखेंगे। वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन
डाइथाइल हाइड्रोक्सिल एमाइन, अ वाइड पैलेट ऑफ 100+ प्रोडक्ट, मोस्ट डेवलप इन हाउस। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इन हाउस, ये लोग खुद अपने ही मैन्युफैक्चर में डेवलपिंग करते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डियर, तो यहाँ पे इनको एक मूट मिल गया, इनको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज यहाँ पे मिल गया, जो ये ग्लोबल प्लेयर है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एसेट्राइल विद यूनिक प्रोडक्ट, ग्लोबल लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ वेरियस स्पेशलिटी अमाइंस में ये ग्लोबल लीडर है। डोमिनेंट इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ मोस्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट रेंज, मतलब ये कहते हैं जो इनके 100+ प्रोडक्ट है उसमें ये मोस्ट ऑफ में ये डोमिनेंट प्लेयर है, मींस इनका मार्केट शेयर दूसरों से काफी ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग इन कमर्शलाइजेशन, बिकॉज इन हाउस टीम में मैंने कहा तो इनका कमर्शलाइजेशन और इनकी जो प्रोसेस है बहुत रेप्यूटेबल एंड एथिकल सप्लायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको इनका जो नीचे फाइनेंशियल डेटा है ये इसमें से हम नहीं देखेंगे, हम स्क्रीनर के ऊपर से देखेंगे। अब दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था, एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका मैनेजमेंट। तो एक मैंने इनका एक डेटा निकाला है, इनके जो योगेश कोठारी हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इंडियन बिलियनर्स के टॉप 100 के लिस्ट में आते हैं 100 नंबर पे। यहाँ पे अगर आप फोर्ब्स का डेटा देखो, #100 नंबर पे योगेश कोठारी जाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे सर्च करके भी दिखाऊं, टॉप 100 इंडियन बिलियनर्स, ठीक है, यहां पे अगर हम देखें, यहां फोर्ब्स के डेटा में मैं आपको दिखाता हूं रिचेस्ट पीपल है, तो दोस्तों ऐसे ही कोई नहीं पहुंच जाता इतने ज्यादा। इनकी कंपनी को इन्होंने 1979 से एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे बनाया। और आप लोगों को जान के पता होगा कि स्पेशलिटी केमिकल और जो केमिकल का जो बिजनेस होता है ये अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस है दोस्तों। ठीक है, यहां पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो लिस्ट है, यहाँ पे मैं नीचे आते रहता हूं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, ठीक है, 100 पे योगेश कोठारी। ठीक है दोस्तों, तो मैनेजमेंट बहुत ही सॉलिड है फोर्ब्स में, ऐसे ही नहीं लोग आ जाते हैं और ऐसे ही नहीं कोई पैसा कमा लेता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत से आप चेक करो फोर्ब्स की लिस्ट के अंदर टॉप 100 के लिए कितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंपनीज के एमडी होंगे या सीईओ होंगे, ओनर होंगे, आप चेक करो तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, ये टैब हम बंद कर देते हैं अभी। यहाँ पे मैंने आपको मोटा मोटा ऊपर से बता दिया आपको इनके प्रेजेंटेशन से कि अल्काइल अमाइंस क्या करती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों, इसका हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। अब फाइनेंशियल एनालिसिस में यहाँ पे भी मैं आपको स्क्रीनर के ऊपर से अगर एक बार रन थ्रू करवा दूं, यहाँ आप देख सकते हैं वही बिजनेस लीडरशिप के हिसाब से 100+ प्रोडक्ट, ग्लोबल लीडर इन इटाइल अमाइंस और न्यू प्लांट इन दहेज, ये सब इनका स्क्रीनर के ऊपर भी सेम डेटा अवेलेबल है जो मैंने आपको पीपीटी के ऊपर से आपको बताया। अब दोस्तों मैं कोई भी स्टॉक्स को कुछ पैरामीटर्स के ऊपर देखता हूं। सबसे पहला मेरा पैरामीटर होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इनका बहुत अच्छा है, इनके ऊपर ना के बराबर है। इनका 10 साल का अगर सेल्स देखो, मैं हमेशा देखता हूं 15% के ऊपर या 10% के ऊपर तो मिनिमम 10 साल का सेल होना चाहिए। इनका 18%। दोस्तों माफ कीजिएगा, मेरी थोड़ी सी तबियत डाउन है, उस वजह से मेरी आवाज और कफ और स्नीजिंग मुझे थोड़ी हो रही है। ठीक है, अगर इनका रिटर्न और कैपिटल देखो, जो स्पेशलिटी केमिकल्स और केमिकल कंपनी होते हैं, इनका रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा होता है। 10 साल का अगर आप देखो तो 33.3% का बहुत ही जबरदस्त आरओसी है, और आरओई भी अगर आप देखो तो वो भी बहुत ही जबरदस्त है यहाँ पे। ठीक है, कंपनी की करंट प्राइस 3128 है, मार्केट कैप जो है 15,975, एक स्मॉल कैप कंपनी है यहाँ पे ये। ठीक है, हाई बनाया था कंपनी ने 4749 का, लो बनाया था 1504 का। अब आते हैं दोस्तों सीधा इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे। अब अगर क्वार्टरली रिजल्ट आप अगर देखो तो 349 करोड़ का सितंबर 2021 का, जो कि पिछले क्वार्टर से, जो अगर मैं सितंबर 2020 के क्वार्टर से कंपेयर करूं तो ज्यादा ही है, लेकिन अगर जो इनका जो जून और मार्च का क्वार्टर था उससे इसका रिजल्ट कम आया है दोस्तों, और इसकी नेट प्रॉफिट भी है। इसका ना दोस्तों, इसके 2-3 रीजन है। इसके सबसे पहला रीजन है दोस्तों, जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है, अभी जो केमिकल्स के जो रॉ मटेरियल वो हाई हो गए हैं, उनकी कॉस्ट काफी ज्यादा हो गई है दोस्तों। ठीक है, उसके वजह से कंपनी को मार पड़ी है। और दूसरा, इसका एएसएम लिस्ट में इसकी इंक्लूजन हुआ है, जो कि मुझे लगता है अभी फिलहाल ये महीने भर के अंदर ये निकल जाना चाहिए स्टेज 1 एएसएम लिस्ट से। अगर नहीं निकलता है तो स्टेज 2 में जाएगा, उसमें हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है एएसएम लिस्ट से। दोस्तों ये हमें समझना है, ये स्टॉक के जो करेक्शन है, जो ये गिरा है, ये कोई अपनी फंडामेंटली रीजन से नहीं गिरा है कि कंपनी में कुछ खराबी आ गई, कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे, कंपनी बंद हो गई। ये जो गिरा है ये एएसएम लिस्ट में जाने की वजह से गिरा है। एएसएम लिस्ट में कब जाता है कोई स्टॉक, जो स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर अपर सर्किट हिट करता रहेगा तो उसे एडिशनल सर्विलेंस मेजर में यहां पे ये लोग डाल देते हैं सेबी वाले। और ग्लोबल प्रॉब्लम हुई, ये अकेली लौती कंपनी नहीं है केमिकल की जिसके अंदर करेक्शन है। मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा तो इसमें करेक्शन जो आ रहा है ग्लोबल
प्रॉब्लम्स की वजह से आ रहा है। अब इसमें जो ग्रोथ आया था, बहुत जबरदस्त ग्रोथ क्यों आया था, इतनी तेजी, अभी लोग आर्ग्यू करेंगे इसमें तेजी क्यों आई थी। तेजी, इतनी तेजी इसलिए आई थी कि चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी हट गई। कोविड के रिलेशन जो बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, चाइना के वजह से लोगों ने लेना बंद कर दिया। इंडियन फार्मेसी कंपनीज, जो पेंट्स कंपनी, प्रोडक्ट कंपनी, इंडियन कंपनी से ज्यादा माल उठाने लगी। वैक्सीन के अंदर अमाइंस यूज होता है, तो उसके वजह से भी इसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी है। और सप्लाई रूट्स की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। जो लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन है, ये कोविड की वजह से हर जगह रुका हुआ था। तो जो इन हाउस कंट्रीज होती है, अगर इंडिया के अंदर कोई लोग बाहर से लेते थे, वो अब इंडिया के अंदर से ही लेना शुरू किए। तो इस वजह से जितनी भी केमिकल कंपनीज है, उसके अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ आया था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक सिंगल फैक्टर है उनके अंदर ग्रोथ आया और बाद में चला जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी बनी थी, वो इस वजह से बनी थी दोस्तों, ठीक है। अब अगर मैंने जैसे रॉ मटेरियल का बात किया, अगर एक कोई कंपनी 100 रुपए में कोई चीज लेती है, आगे जाके उसका प्राइस 200 हो जाएगा, तो क्या होगा, उसका एक्सपांस बढ़ जाएगा, उसका प्रॉफिट रेशियो कम है। सेम चीज यहां पे हुआ है अल्काइल अमाइंस के साथ। अगर आप देखो, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 32, 33, 38 में 30 के रेंज में था, 28 और 22 हो गया। क्यों? इनका एक्सपांस बढ़ गया। यहां अगर आप ऊपर एक्सपांस और सेल्स का एक परसेंटेज आप निकालोगे डिफरेंस, तो आपको समझ में आ जाएगा। उस वजह से इनका ईपीएस में भी मार पड़ी। अब ये तो हो गया क्वार्टरली। अब अगर हम इसका यहां पे देखते हैं इनका ईयरली रिजल्ट पे, अभी तक इनका 1447 इनका सेल्स हो, जो कि हाईएस्ट एवर है अभी तक पिछले टाइम से। तो ईयरली तो ये लोग अच्छा चल रहे हैं ये लोग, ठीक है। यहाँ पे अगर इनका ईपीएस भी देखो अभी तक का, तो इनका ईयरली ईपीएस भी काफी अच्छा है यहाँ पे, और डिविडेंड पे आउट भी कंपनी ठीक ठाक। अब यहाँ पे अगर स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखो, तो 10 साल में 68% सीएजीआर है, 5 साल में 93, 1 साल में 99, 3 साल में 120। अब इसको देखो, ये मैं मानता हूं कि आगे जाके कंपनी को वैल्यूएशन थोड़ा सा, मींस ये सीएजीआर जो है, जो इतना ज्यादा दिखा रहा है ना, ये मार्केट इसको वैल्यू कर देगी। लेकिन ये बहुत ही एक्सेप्शनल नंबर है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए बहुत ही जबरदस्त है शेयर। तो ये दिखाता है कंपनी की हिस्ट्री, कि पास्ट में कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, प्रेजेंट में कैसे परफॉर्म कर रही है। और इसी बेसिस पे आप तो आप फ्यूचर निकालोगे ना। फ्यूचर आप कैसे सोचोगे कोई चीज अच्छी चलेगी, पास्ट और उसका प्रेजेंट ही देखोगे, ठीक है। यहां हर चीज बढ़िया है। कंपनी का अगर आप रिजर्व देखो, तो 885 करोड़ का कंपनी का रिजर्व है। बोरोइंग कंपनी की ना के बराबर है। कैपिटल का, कंपनी का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये दिखाता है कि कंपनी जो कमा रही है, ये लगा भी रही है। ये कहीं ना कहीं इनका कोई एक्सपांशन या कहीं कोई प्रोडक्ट में 182 करोड़ इनका चल रहा है। अब जो कंपनी कमा रही है, क्या वो कैश फ्लो पे लगा रही है, अपना कैश फ्लो जनरेट कर रही है कि नहीं। तो यहां अगर देखो, तो कंपनी अपने कैश फ्लो में भी वो पैसा ला रही है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब यहां पे अगर कंपनी का इन्वेंट्री डेज देखो, तो इन्वेंट्री डेज लगातार मार्च 2010 से 180 से 91 हुआ है। मींस ये कम हुआ है दोस्तों। मींस इनकी इन्वेंट्री जल्दी जल्दी खत्म हो रही है। जिसकी इन्वेंट्री जल्दी जल्दी खत्म होगी, मींस उसका सेल्स बढ़ रहा है उसका, और उसके पैसे भी जल्दी आएंगे। यहां पे अगर डेप्टर डेज देखो, तो लोग इनको पैसा लौटाते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा एवरेज इनका चल रहा है। उसमें कोई डेज पेएबल में देखो डेज पेएबल में थोड़ा सा इनका 133 में थोड़ा पैसा ये लोग अभी लेट दे रहे हैं। क्यों दोस्तों? ये चीज समझने वाली बात है, मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों। जब कंपनी को नेट प्रॉफिट थोड़ा कम होएगा, तो कंपनी में थोड़ा पेमेंट्स में डिले आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ खराबी है दोस्तों, ये उनका सप्लाई और कंपनी के बीच के मामले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्रमोटर होल्डिंग्स देखेंगे यहाँ पे, तो प्रमोटर होल्डिंग 72.03% है। एफआईआई की होल्डिंग 2.29। आप अगर यहाँ पे नोटिस करो, एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ा ली है दोस्तों। अगर कंपनी में कोई खराबी होती, तो क्या एफआईआई अपनी होल्डिंग यहां पे बढ़ाता? बिल्कुल नहीं बढ़ाता दोस्तों यहाँ पे कंपनी। अब अगर यहाँ पे डीआई की होल्डिंग देखो, ये भी एक इंटरेस्टिंग डेटा है। सितंबर 2020 से पहले 2.1 पर, तो डीआई ने अपनी होल्डिंग लगातार कम किया है। क्यों कम किया है दोस्तों? प्रॉफिट बुकिंग किया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। कोई स्टॉक बहुत ऊपर चला गया है, तो उस पर प्रॉफिट बुकिंग किया है। इसमें क्या बुरी बात है दोस्तों, ठीक है। अब गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है, इसमें यहाँ पे मार्च 2021 में थोड़ी थी, यहाँ पे नहीं है। अब अगर यहाँ पब्लिक में आए, पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, 24। तो मेजरली जो मेजर होल्डिंग है, वे तो प्रमोटर्स और स्ट्रॉन्ग हैंड में ही है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा, मुझे तो फाइनेंशियल में कोई बहुत ज्यादा इश्यू नहीं लग रहा। बस ये रॉ मटेरियल के प्राइस है, जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वही एक थोड़ा सा डाउट खराब आया है। खराब भी नहीं बोलूंगा, जो ग्लोबल प्रॉब्लम है। अब अगर इसी रिलेटेड मैं अगर आपको बोलूं, यहाँ पे ये फाइनेंशियल तो हो गया। अब अगर हम टिकर यहाँ पे अगर आते हैं टिकर टेप पे, यहाँ पे देखो 5 साल में कंपनी ने 2564% का रिटर्न बना के दिया। मैक्सिमम कंपनी ने 29,000% का रिटर्न बना के दिया। 1 मंथ में कंपनी करेक्शन पे होगी, 1 वीक में, 1 डे में भी करेक्शन पे कंपनी।
और 1 ईयर में कंपनी ने 100% का रिटर्न बनाया। अब इतना जो रिटर्न बना दिया एक साल में, तो जाहिर सी बात है दोस्तों करेक्शन तो आना है, लेकिन ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग से नहीं है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स के वजह से भी है यहाँ पे, और जो म्यूचुअल फंड हाउसेस ने जो प्रॉफिट बुकिंग किया उसकी वजह से। अब आते हैं दोस्तों सॉरी हम चार्ट के ऊपर सॉरी दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा, ये अकेली लौती कंपनी नहीं है जिसके ऊपर प्रॉब्लम। मैं बहुत ही फेमस कंपनी दिखाता हूं आपको, दीपक नाइट्रेट। ठीक है, यहां पे आप आइए, देखिए दीपक नाइट्रेट में भी करेक्शन है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से आपको करेक्शन दिखाऊं दीपक नाइट्रेट में, इस जगह से देखिए 25% का दीपक नाइट्रेट में करेक्शन है दोस्तों। अब अगर मैं बालाजी अमाइंस दिखाऊं आपको, ओके, यहाँ हम बालाजी अमाइंस के ऊपर आते हैं, इधर पे भयंकर करेक्शन है दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर मैं के हाई से अगर देखो 40% का करेक्शन है, तो क्या दोस्तों ये सब कंपनी खत्म हो जाएगी? देखो दोस्तों, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये करेक्शन तो होता रहेगा। स्मॉल कैप कंपनीज में करेक्शन आता है, रिस्की स्टॉक्स होते हैं, थोड़े रिस्की मींस ग्रोथ वाइज रिस्की नहीं होते दोस्तों, निफ्टी के हिसाब से ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। निफ्टी में अगर 10% का या 2% का फॉल होगा, तो इसमें 4% का फॉल हो सकता है, 10% का फॉल हो सकता है। तो ये आपको समझ के चलना है, जिस चीज में ग्रोथ ज्यादा रहेगी उस चीज में थोड़ा वॉलेटिलिटी भी आपको मिलेगी। अब अगर हम आ जाते हैं अपने स्टॉक पे अल्काइल अमाइंस के ऊपर, अब अल्काइल अमाइंस में 34% का करेक्शन है दोस्तों, 34%, बहुत ही ज्यादा होता है ये करेक्शन, एक टाइप का क्रैश ही बोल सकते हो आप। मैंने रीजंस आपको बता दिया दोस्तों, 200 डे मूविंग एवरेज के भी ये नीचे, कितना नीचे है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। 200 डे मूविंग एवरेज के से ये कितना नीचे गया है वो भी यहां से आप देख सकते हो, इधर पे ये देखिए, उससे भी 10% नीचे है, तो टोटल 34% का करेक्शन है। अब दोस्तों बात ये आती है कि इसका टारगेट क्या होगा। बहुत लोग टारगेट ढूंढते हैं दोस्तों, देखो इसको अब नया टारगेट ढूंढने की इसकी कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। इसका मेन टारगेट आप लोग पकड़ो, ये जो इसने हाई बनाया था 4750 के आसपास का, वही इसका मेन टारगेट है, पहले इसे वहां तक पहुंचने दो। नए इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अपना पहले एनालिसिस करो। बिजनेस पे अगर भरोसा है, मैंने बताया बिजनेस बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स की वजह से करेक्शन है, और ये बहुत ऊपर बढ़ गया तो करेक्शन लाजमी है, लेकिन ज्यादा है ये। तो जो नए इन्वेस्टर्स है वो इसमें एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। पूरा पैसा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा लो, डिप पे लो, अच्छा खासा डिप है, यहाँ पे थोड़ा पैसा डाल लो, थोड़ा और डिप होता है थोड़ा डाल लो, थोड़ा और ऊपर होता है तो थोड़ा पैसा यार डाल सकते हो। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है दोस्तों, वो भी यही सेम चीज कर सकते हैं। अब आती है इसकी सपोर्ट की बात, ये कितना गिर सकता है। अगर मैं इसका गिरने का लेवल बताऊं, तो मुझे यहां बीच में अब कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा दोस्तों, इसका ट्रेंड ही डाउनफॉल है, 2400 तक ये जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जाएगा, ये जा सकता है, जिस हिसाब से चल रहा है। जाता है तो अच्छी बात है, अच्छी कंपनी है और एक्यूमुलेट कर लो, और नहीं जाता है तो ऑलरेडी करेक्शन पे है ये, इधर पे तो आप ले सकते हो दोस्तों यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरी थोड़ी तबियत डाउन है, मैं ज्यादा और डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, जितनी कोशिश है मैंने आपको बता दिया है। बाय दोस्तों, टेक केयर, सेफ रहिए।